हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल वी द होपफुल सीएसई एस्पिरेंट्स। तो लास्ट हमने की थी बैटल ऑफ प्लासी मॉडर्न हिस्ट्री में। आज हम बैटल ऑफ बक्सर करेंगे और इसी तरह से हम बाकी की जो भी बैटल्स हैं, जो भी वॉर्स हुई थी, जैसे कि एंग्लो मराठा वॉर्स हुई हैं, एंग्लो मैसूर वॉर्स हुई हैं, एंग्लो सिख वॉर्स हुई हैं, उनको एक स्टोरी की तरह बहुत ही आसान तरीके से और थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन्ड वे में पढ़ेंगे, ताकि याद भी हो जाए, उनका बेस भी पता चल जाए हमें और याद करने में भी आसानी हो, हम भूले भी नहीं, है ना। तो आज हम बैटल ऑफ बक्सर करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही छोटी सी होगी क्योंकि सिर्फ एक ही बैटल हम कवर कर रहे हैं और वो बहुत बड़ी नहीं है। कैसे बैटल ऑफ बक्सर स्टार्ट होती है, कैसे कौन उसमें जीतता है, क्या क्या उसके बाद ट्रीटी साइन होती है, बस यही करना है। उसके आउटकम्स क्या हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है ना कि ब्रिटिश ना मीर कासिम को नवाब बना देते हैं बंगाल का, और उन्हें लगता है कि मीर कासिम एक अच्छा पपेट साबित होगा उनके लिए, कि बस उसको तो शांति ही बनाए रखनी है एरिया में अपने में, बाकी सारे काम तो हम अपने हिसाब से करवाएंगे, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से करवाएंगे, तो हमें बहुत बेनिफिट होगा इस चीज़ का। लेकिन मीर कासिम जो है ना, वो इससे एकदम उल्टा होता है। वो बहुत ही अच्छा एक ब्रिलियंट लीडर है और उसके बहुत अच्छी पॉलिटिकल नॉलेज रखता है वो। तो वो क्या करता है ना, धीरे धीरे जो ब्रिटिश है कंपनी है, उससे थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करता है, कुछ एक्शंस लेता है, जैसे कि अपनी कैपिटल चेंज कर लेता है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर में कर लेता है, बिहार में, है ना। ऐसे कुछ कदम उठाता है वो, क्योंकि उसको पसंद नहीं है कंपनी की इतनी ज़्यादा इंटरफेरेंस, ब्रिटिश की इतनी ज़्यादा इंटरफेरेंस। लेकिन और दूसरी साइड ये हो रहा होता है कि जो एक राम नारायण करके एक डिप्टी गवर्नर है बिहार का, वो ना अकाउंट्स, जो रेवेन्यू अकाउंट्स होते हैं, उनकी जो डिटेल्स हैं, वो नवाब को नहीं देता है, वो मीर कासिम को सबमिट नहीं करवाता है। वैसे एनुअली सब करवाते हैं, लेकिन वो नहीं करवाता है। तो इससे मीर कासिम को ये लगता है कि उसकी अथॉरिटी को चैलेंज किया जा रहा है और उसको ये चीज़ पसंद नहीं आती है। और दूसरा क्या है, जो ब्रिटिश है वो काफ़ी ज़्यादा जो उनको दस्तक दी गई है, जो उनको ट्रेड बेनिफिट्स दिए गए हैं, है ना, ड्यूटी फ्री ट्रेड वगैरह के, तो उनको ना बहुत मिसयूज़ करते हैं वो। उसकी वजह से अगर वो अपने चीज़ों के थोड़े प्राइस कम भी कर देंगे, चीप गुड्स भी बेचना शुरू कर देंगे, तो भी बहुत अच्छे से वो प्रॉफिट कमा सकते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट उन्हें मिल सकता है। और इसका जो रिज़ल्ट है, इसके जो भी रिज़ल्ट्स हैं, वो फेस करने पड़ते हैं। एक तो नवाब को, क्योंकि बंगाल से फिर उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाता है, और दूसरा जो बाकी के जो इंडिजीनियस ट्रेडर्स हैं, बाकी के लोकल ट्रेडर्स हैं, उनको, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा अनइक्वल कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। किसी को एक जना तो कोई ट्रेड के कोई ड्यूटी भी नहीं दे रहा है, ट्रेड की कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो, कोई कुछ भी हो, है ना, उनको तो कुछ देना भी नहीं पड़ रहा है, और वो उससे कम दाम में बेच रहे हैं, उनको फिर भी प्रॉफिट हो रहा है। और बाकी के जो मर्चेंट्स हैं, वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको फिर भी मतलब वो बेनिफिट्स ना होने के कारण, प्रिविलेजेस ना मिलने के कारण उनको तो नुकसान हो ही रहा है। तो वो भी गुस्सा हो जाते हैं। अब मीर कासिम क्या सोचता है ना, कि वो डिसाइड कर लेता है कि जो ब्रिटिश है, उनका जो दस्तक वगैरह है, उनको जो भी ट्रेड बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, उनको वो ख़त्म कर देगा। और इस वजह से जो है, यही चीज़ जो है, उसका ये डिसीज़न जो है कि ब्रिटिश को बाकी नॉर्मल मर्चेंट्स की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, उन्हें कोई प्रिविलेजेस नहीं दिए जाएंगे। तो ये चीज़ ब्रिटिश को अच्छी नहीं लगती है, और बहुत ही ज़्यादा उनको इस चीज़ से नुकसान भी होता है। तो वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। यही का चीज़ कारण बनती है बैटल ऑफ बक्सर की लड़ाई का। अब लड़ाई शुरू हो जाती है, तो ब्रिटिश जो है वो काफ़ी ज़्यादा एरिया, जैसे कि काटवा का एरिया, मुर्शिदाबाद का हो गया, मुंगेर का एरिया हो गया, ये सब जीत लेते हैं मीर कासिम से। लड़ाई में वो हारने लगता है, तो वो क्या करता है, वो भाग के जाता है नवाब ऑफ अवध के पास। उस टाइम अवध का नवाब होता है शाह शहूजा। तो मीर कासिम, शाह शहूजा और मुग़ल एम्परर शाह आलम सेकंड, ये तीनों एक अलायंस फॉर्म करते हैं ब्रिटिश के अगेंस्ट, और अपनी जो आर्मी है वो तैयार करके लेके जाते हैं और ब्रिटिश से लड़ाई करते हैं। ये लड़ाई बक्सर में होती है, तो इसीलिए इसको बैटल ऑफ बक्सर बोला जाता है। लेकिन कुछ ये लोग जीत नहीं पाते हैं, और ब्रिटिश को जो कमांड कर रहा होता है, ब्रिटिश फोर्सेस को, वो हेक्टर मुनरो होता है।
और ऐसे लड़ाई चलती रहती है और 22 अक्टूबर को 1764 में ब्रिटिश जो हैं वो जीत जाते हैं। इसका बहुत बड़ा नुकसान, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है बंगाल के एरिया को, क्योंकि एक तो 3 जने लड़ रहे थे, अवध भी लड़ रहा था, मुग़ल एम्पायर भी लड़ रहा था, तो वो भी इनके मतलब हार ही गए हैं ब्रिटिश से, तो ब्रिटिश को उस चीज़ का फ़ायदा हो गया और इनको नुकसान हो जाता है। अब ब्रिटिश जो हैं वो इस ट्रीटी, फिर इनसे ट्रीटी साइन करवाते हैं, ये जो भी है, जैसे हमने पिछली बार भी पढ़ा था कि जब कोई भी जीतता है वॉर में, तो जो हारने वाला है वो उनको पैसे देता है कि जो भी नुकसान हुआ है लड़ाई में उसकी भरपाई के लिए हारने वाले को, जीतने वाले को पैसे देने पड़ेंगे, हारने वाला पैसे देता है। और फिर ब्रिटिश जो है मिदनापुर, बर्दवान, चित्तगोंग, ये सब एरिया जो है आर्मी की मेंटेनेंस के लिए रख लेते हैं और उनको सारी की सारी ड्यूटी फ्री ट्रेड अलाउ कर दिया जाता है बंगाल में। 2% की ड्यूटी, सिर्फ 2% की जो ड्यूटी है सॉल्ट पे, बस वही पे करनी है ब्रिटिश को, बाकी और किसी जगह पे उनको किसी भी ट्रेड पे ड्यूटी नहीं लगेगी। और मीर जाफ़र की डेथ के बाद उसका जो बेटा है नज़ीमुद्दौला, उसको नवाब अपॉइंट कर दिया जाता है, लेकिन इसके साथ एक और पोस्ट क्रिएट कर दी जाती है नायब सूबेदार की, जो कि मेन रियल पावर इसी के पास होगी, नायब सूबेदार के पास, और ये ब्रिटिश का ही बिठाया हुआ एक इंसान होगा। और उसको हटाने का, उसको डिसमिस करने का या उसको अपॉइंट करने का पावर, ये दोनों ही ब्रिटिश के पास रहेंगे, नवाब की इसके लिए कोई पावर नहीं होगी। फिर उसके बाद एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। अब देखिए, ये ट्रीटी साइन करते हैं, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के लिए 2 जनों के साथ करता है, एक तो नवाब ऑफ अवध के साथ करेगा, दूसरा शाह आलम के साथ करेगा जो कि मुग़ल एम्परर है। जो शुजाउद्दौला है नवाब ऑफ अवध, उसको बोला जाता है कि वो एक तो सरेंडर कर देगा कारा का एरिया और इलाहाबाद का एरिया शाह आलम को, और 50 लाख की वॉर इंडेमनिटी देगा, मतलब एक कंपनसेशन देगा, जो भी कंपनी का वॉर के टाइम पे नुकसान हुआ है उस 50 लाख वो पे करेगा कंपनी को। बलवंत सिंह जो है बनारस का ज़मींदार, उसको उसकी स्टेट का पूरा पोजीशन जो है वो दिया जाए। अब शाह आलम किस किस चीज़ को अग्री करता है कि वो इलाहाबाद में रहेगा, जो कि कंपनी के प्रोटेक्शन के अंडर रहेगा। एक फरमान इशू करेगा जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दी जाएगी ईस्ट इंडिया कंपनी को, जिसके लिए वो एनुअल, कंपनी जो है वो नवाब को 26 लाख की एनुअल पेमेंट करेगी, जो एम्परर है उसको 26 लाख की एनुअल पेमेंट करेगी। लेकिन इसके बदले में एक और चीज़ होती है कि वो 53 लाख, एक ऐसा प्रोविज़न रख देते हैं कि 53 लाख जो हैं वो कंपनी को पे करने पड़ेंगे निज़ामत फंक्शंस के लिए, कुछ प्रोविंसेस के जो एम्परर है वो कंपनी को पे करेगा। देखो, दे तो वो 26 लाख रहे हैं और ले 53 लाख रहे हैं, रिसीव पेमेंट कर रहे हैं जो। और जो कलीव है वो ये अवध को एनेक्स नहीं करना चाहते, क्योंकि अवध को ना बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसकी जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर इनको बहुत खर्चा करना पड़ना था, वॉर वगैरह के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा लगानी पड़नी थी, तो इस वजह से ये जो अवध का एरिया है उसको अपने अंडर नहीं लेते अपनी प्रोटेक्शन में, वो उसका नवाब ही हैंडल करेगा अवध के एरिया को। लेकिन जो है कि बस ये उसको बफर स्टेट घोषित कर देंगे कि अगर इनको कोई ट्रेड बेनिफिट लेना है तो वो ले सकते हैं, लेकिन उसकी सुरक्षा पे इनको कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये जो है इनके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल गेन्स की पॉलिटिकली बेनिफिशियल साबित होती है कंपनी के लिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, बैटल ऑफ बक्सर और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। अब जो मीर कासिम है उसको डीथ्रोन कर दिया जाता है फ्रॉम द पोस्ट ऑफ नवाब ऑफ बंगाल। किसको बिठा दिया जाता है? मीर जाफ़र की डेथ के बाद उसके बेटे, उसको बिठा दिया जाता है थ्रोन पे, और उसका नाम था नज़ीमुद्दौला। और मीर कासिम जो है उसको, वो वैसे ही होमलेस वेंडरर की तरह भटकता रहता है और उसकी डेथ हो जाती है 1777 में। अब फिर आता है बंगाल में डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल का सिस्टम। देखो, इसमें है ना 2 चीज़ें कर दी जाती हैं, 2 जने आ जाते हैं रूल करने के लिए, एक तो कंपनी और एक नवाब। अब जो दीवानी वगैरह के फंक्शंस है, रेवेन्यू वगैरह कनेक्ट करने के, वो तो दीवानी है। जो पॉलिटिकल एंड जुडिशियल फंक्शंस हैं वो निज़ामत है, जो कि कंपनी के अंडर के कंट्रोल ही रहेंगे। और जो देखो, वैसे तो देखा जाए तो दोनों के दोनों जो
राइट्स हैं वो कंपनी के पास ही हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब जो दीवानी राइट्स हैं वो तो एम्परर के थ्रू यूज़ कर रहे हैं वो अपने, कि एम्परर रेवेन्यू कलेक्ट करेगा और कंपनी को दे देगा। और जो निज़ामत फंक्शंस हैं वो सूबेदार बंगाल का जो है वो हैंडल करेगा। अब सूबेदार भी तो इन्होंने ही बिठाई हुई एक पोस्ट है, इन्हीं की क्रिएट की पोस्ट है, और इसको डिसमिस और अपॉइंट भी यही करते हैं। तो दोनों फंक्शंस कंपनी के पास रह जाते हैं। लेकिन कलेक्ट जो है, कलेक्ट करने का राइट, दीवानी कलेक्ट करने का तो एम्परर के पास रहता है, और निज़ामत फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करने का राइट सूबेदार के पास रहता है। ये ना कंपनी के लिए बहुत ही प्रॉफिट का एक सिस्टम होता है, ये बहुत एडवांटेज देता है कंपनी को, क्योंकि जो अथॉरिटी है देखने के लिए, दिखाने के लिए तो रूलर ही रूल कर रहा है, कोई इंडियन शख्सियत ही बैठी है थ्रोन पे, कोई इंडिया जिसको लोग जानते हैं वही बैठा है, लेकिन एक्चुअल में कंट्रोल कंपनी के पास है। वो जैसा कंपनी बोलेगी उसको वैसा करना पड़ेगा। फंड्स भी वो उसको कंपनी ही देगी, आर्मी भी उसको प्रोटेक्शन के लिए कंपनी ही देगी। तो ये सब, और ये जो दीवानी फंक्शंस हुए हैं ना, इसके लिए 2 दीवान्स को अपॉइंट करती है कंपनी। एक तो मोहम्मद रेज़ा खान जो कि बंगाल का है, और राजा सितब रॉय बिहार के। जो मोहम्मद रेज़ा खान है वो डिप्टी सूबेदार की तरह भी, या डिप्टी नज़ीम की तरह भी काम करते हैं। ये जो है डुअल सिस्टम जब ही आता है तो इससे ना ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन। बंगाल एक्सप्लॉइट होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि किसी को भी कम बंगाल के लोगों की या बंगाल की उसके रिसोर्सेज की परवाह थोड़ी है। कंपनी अपना प्रॉफिट देखेगी, और नवाब क्या है, उसको तो अपनी लग्जूरियस लाइफ से मतलब है, उसको पेंशन आ रही है, उसको प्रोटेक्शन मिल रही है, दैट्स इट। और लोगों की तरफ कोई देखेगा ही नहीं, किसी के उनके इंटरेस्ट, जो वहाँ के मर्चेंट्स हैं, कोई भी इंटरेस्ट है उनकी तरफ, कोई किसी को फिक्र ही नहीं है उनकी। तो बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन आ जाता है। और बस यही है बैटल ऑफ बक्सर। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आएगा वो मैसूर आएगा, जिसमें हैदर अली टीपू सुल्तान के बारे में हम पढ़ेंगे, और मराठा वॉर्स जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैंने ट्राई किया है कि बहुत छोटी सी वीडियो रखी जाए, जिसमें ये जो स्पेक्ट्रम में बैटल ऑफ बक्सर समझाई गई है उसको बहुत अच्छे से मैं समझा पाऊँ स्टोरी वे में, कि पढ़ना मुश्किल ना लगे। ये क्रक्स है, आप पढ़ोगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि आपने मतलब कुछ नया पढ़ रहे हो। जब ये सुन के पढ़ोगे तो आपको ईजी लगेगा याद करना। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये अच्छा लगा, वीडियो यूज़फुल लगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट्स चाहिए हैं वीडियो में, आपको कुछ लग रहा है कि ये मतलब कुछ है, फ्यू जो चीज़ें करेक्ट करनी चाहिए वीडियो में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर।